हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। आज का ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि जब वो मास ट्रांसफर पढ़ते हैं तो मास ट्रांसफर के अंदर जो लास्ट चैप्टर है मेम्ब्रेन सेपरेशन, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसे छोड़ देते हैं। और मेम्ब्रेन सेपरेशन के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसके ऊपर अब तक गेट में क्वेश्चंस आए, अगर गेट में मेम्ब्रेन के ऊपर दो क्वेश्चंस आए हैं, दोनों के दोनों रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर ही आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है मेम्ब्रेन सेपरेशन का। मेम्ब्रेन सेपरेशन के टोटल सिलेबस की बात करूँ तो मेम्ब्रेन सेपरेशन, क्लासिफिकेशन, मेम्ब्रेन मॉड्यूल्स, एंड देन चार तरह की मेम्ब्रेन: माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये हमारा मेम्ब्रेन सेपरेशन का सिलेबस है। और इस मेम्ब्रेन सेपरेशन के सिलेबस में रिवर्स ऑस्मोसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेशन। तो आज हम जानेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस की क्या है, कैसे होता है और किस तरह के क्वेश्चंस हम गेट में इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द रिवर्स ऑस्मोसिस। तो गाइस, रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। बिकॉज अगर हमें ऑस्मोसिस समझ में आ गया तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी हम बड़े ही आराम से समझ जाएंगे। ठीक है। तो ऑस्मोसिस समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक बड़ा सा बीकर। बीकर लगाओ या कुछ और लगाओ, कोई मेम्ब्रेन मॉड्यूल ले लो फॉर एग्जांपल। और इस मेम्ब्रेन मॉड्यूल के अंदर मैंने एक मेम्ब्रेन रखी हुई है। तो ये है मेरी एक मेम्ब्रेन। ठीक है। सो दिस इज द मेम्ब्रेन दैट आई हैव। दिस इज द मेम्ब्रेन दैट आई हैव। ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है ये? ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ दोज हु डोंट नो व्हाट इट इज, मैं आपको बता दूं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा बैरियर होता है जो कि सिलेक्टिवली कुछ ही कंपोनेंट्स को अलाउ करेगा अपने में से पास करना। बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर बात करें तो हमारे घरों के अंदर किचन में जब चाय रेडी हो जाती है, टी बन जाती है, तो उसे फिल्टर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए मेम्ब्रेन। उसे आप एक छलनी बोल सकते हो, फिल्टर बोल सकते हो, जो कि साइज के बेसिस पे टी को तो अलाउ करेगा पास करना, बट जो टी के रिमेन्स होते हैं उन्हें पास करना अलाउ नहीं करता। इसी को बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब एक ऐसा बैरियर जो कि अपने थ्रू सिलेक्टिवली सिर्फ कुछ ही कंपोनेंट्स को पास करना अलाउ करेगा और बाकी कंपोनेंट्स को पास करना अलाउ नहीं करेगा। ओनली अलाउस टू पास थ्रू सम ऑफ द कंपोनेंट बट डजंट अलाउस टू पास थ्रू द अदर्स। मान लेते हैं इस सेमी परमेबल बैरियर या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक तरफ हमारे पास प्रेजेंट है प्योर वाटर। Let's say this is the pure water present with me. So here on this side, I have the pure water, which you can call as the solvent. And on the other side of the semi-permeable membrane, I have the sea water. So this is the sea water with me. This is the sea water with us. Now, in the sea water, you know that some some solute is also there, and that solute is basically salt. सी का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, उसमें नमक प्रेजेंट होता है, तो सोल्ट के जो मोलिक्यूल्स है वो भी यहाँ पर रहेंगे साथ में। तो ये जो रेड से मैं बता रहा हूँ, मान लेते हैं ये सोल्ट के मोलिक्यूल्स है। सो बेसिकली दिस इज नॉट ओनली आई कैन से सी वाटर, बेसिकली दिस इज
आई वुड से इसमें सोलवेंट भी है, मतलब वाटर भी है, और साथ में सोल्यूट भी है, जो कि है सोल्ट या अदर डिजोल्व सोल्ट्स जो भी हो सकते हैं। इसे बोलते हैं सॉल्यूशन। सो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लेफ्ट में मेरे पास हो गई सोलवेंट साइड, यहाँ पर मेरे पास हो गई सोलवेंट साइड, और राइट में मेरे पास हो गई सॉल्यूशन साइड। वन ऑफ द साइड इज सोलवेंट साइड, अनदर साइड इज सॉल्यूशन साइड। नाउ ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके पोर्स बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे। पोर साइज की अगर मैं बात करूं, पोर साइज इज रफली 10 to the power -3 से लेके 10 to the power -4 माइक्रोमीटर तक होता है। सो आप देख सकते हो कि पोर साइज कितना छोटा है। इट्स इनफैक्ट अराउंड 0.1 नैनोमीटर। इट्स वेरी वेरी स्मॉल। अब इतने स्मॉल पोर साइज में से ना सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं कर सकते। सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स मतलब कि डिजोल्व्ड सोल्ट्स जो होते हैं, dissolved salts in the sea water does not pass through does not pass through this semi permeable membrane। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये जो सोल्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ये पास नहीं कर पाते। सो अल्टीमेटली इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट है, जो पैसेज है, वो होगा किसका? सॉल्वेंट का। मतलब इस मेम्ब्रेन के लेफ्ट और राइट में जो भी मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट सॉल्वेंट का होगा, वो मूवमेंट सोल्यूट का नहीं होगा। मूवमेंट ऑफ solvent can take place due to the concentration difference। कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से सॉल्वेंट का तो मूवमेंट हो सकता है, बट सोल्यूट का क्योंकि साइज बड़ा है, इसलिए सोल्यूट का मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सोल्यूट का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, सोलवेंट का मूवमेंट हो सकता है। तो इतना हमने समझ लिया। नाउ अब आप खुद सोचो कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जहां पे सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट साइड है, यहाँ पे तो प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट में मतलब कि सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 100% होगी। तो ये तो हाई कंसंट्रेशन साइड हुई एक तरह से, बिकॉज यहाँ पे सॉल्वेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 100% है। तो ये क्या हुई? ये हुई हाई कंसंट्रेशन साइड। और यहाँ पर अब अगर बात करें तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, 100 तो नहीं होगी, बिकॉज सोल्यूट भी प्रेजेंट है, सोल्ट प्रेजेंट है। तो अगर कंसंट्रेशन वाइज देखा जाए, मोल फ्रैक्शन वाइज देखा जाए, तो सोल्वेंट की मोल फ्रैक्शन ऑब्वियसली 1 से कम होगी, बिकॉज कुछ मोल फ्रैक्शन सोल्यूट्स ने भी ऑक्यूपाई कर रखी है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ एक तरह से लो कंसंट्रेशन साइड। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन साइड। हाई कंसंट्रेशन किसकी? सॉल्वेंट की। लो कंसंट्रेशन साइड, लो कंसंट्रेशन किसकी? सॉल्वेंट की। तो आप सभी को पता है मास ट्रांसफर में डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है? डिफ्यूजन प्रोसेस होती है ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ मास और मोल्स फ्रॉम वन फेज
to another phase due to concentration डिफरेंस। कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मास का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। क्या होगा? सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो लेफ्ट से राइट में मूव करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज हाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स टू मूव अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्हें रोकेगी नहीं, बिकॉज जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो तो पास कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। और जब लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूवमेंट होगी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, तो लेफ्ट साइड पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता जाएगा और राइट हैंड साइड पे सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। अभी अच्छी बात है या बुरी बात इसको डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ये प्रोसेस हमें समझना है कि हो क्या रहा है। सो ऑन वन साइड वी हैव द सॉल्वेंट साइड, on another side we have the solution side. In the solvent side we have the pure water, on the solution side we have the water along with the dissolved salts. The size of the salt particles are large in comparison to the size of the pores of the membrane. So solute particles does not pass through the semi permeable membrane, and that's why the movement of solvent can happen, because the solvent molecules are much smaller than the solute particles, and they can easily pass through this small pore of the semi permeable membrane. Now what happens on the pure water side? The concentration of the solvent is very high, it is 100%, while on the solution side the concentration of solvent is very low. Not very low, but obviously not 100%, because of the presence of dissolved salts in it. So a concentration difference will set up, and due to this concentration difference, diffusion takes place. And in the diffusion, we know that the transfer of solvent takes place from the solvent side to the solution side. And due to this, the solvent amount on the solvent side will decrease, and the solvent amount on the solution side will increase. So this is what will happen. ये जो प्रोसेस है ना गाइस, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ना, इसी डिफ्यूजन प्रोसेस को हमने नाम दिया है यहाँ पे ऑस्मोसिस। व्हाट इज दिस? ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस is a natural phenomena in which the movement of the solvent takes place from the solvent side to the solution side due to the concentration difference. क्या है osmosis? अगर मैं डिफाइन करूं तो it is a natural phenomena in which the solvent molecules moves through the semi-permeable membrane from higher concentration solvent side to the lower concentration solution side due to concentration
difference. And osmosis से होगा क्या? Because of osmosis, this amount of solvent on the solvent side decreases, and on the solution side it increases. तो गाइस ये हमने समझ लिया कि osmosis क्या होता है. It is a natural phenomena in which the solvent molecules moves through the semi-permeable membrane from higher concentration solvent side to the lower concentration solution side due to the concentration difference. Because of osmosis, the amount of solvent on the solvent side decreases and on the solution side it increases. So this is osmosis for you. ठीक है? Transfer of mass or moles from one phase to another phase due to concentration difference. Now अब बात करते हैं कि osmosis क्या सही हुआ या गलत हुआ. तो guys, हमें कमी किस चीज की है? हमें सी वाटर की कमी है हमारे पास या फिर प्योर वाटर की कमी है? सोच के देखो. हमारे पास प्योर वाटर की कमी है. What we don't have in abundance is pure water. What we have in abundance is sea water. सी वाटर हमारे पास अबंडेंस में है एंड प्योर वाटर हमारे पास कम अमाउंट में है. और इसके जो रिजर्वॉयर्स है प्योर वाटर्स के, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं. तो पीने के पानी की हमें बहुत ज्यादा कमी होने वाली है आने वाले समय में. तो ऐसे में सोलवेंट साइड से अगर सोलवेंट का पास होगा और सोलवेंट का अमाउंट कम होता रहेगा, मतलब प्योर वाटर कम होता जाएगा और सी वाटर बढ़ता रहेगा, तो उससे हमें क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है. हम्म, हमें तो उल्टा कि प्योर वाटर का अमाउंट बढ़ाना है. हमें सी वाटर का अमाउंट नहीं बढ़ाना, हमें प्योर वाटर का अमाउंट बढ़ाना है. हमें तो ऐसे ऐसे तरीके निकालने हैं जिससे कि सी वाटर से हम प्योर वाटर सेपरेट कर सके. समुंदर में चारों तरफ पानी होता है बट फिर भी लोग प्यास से मर जाते हैं क्योंकि समुद्र के पानी को पी नहीं सकते. तो इसीलिए अगर प्योर वाटर हमें मिलता है, अगर प्योर वाटर क्या हम कोई तरीका ढूंढ लेते हैं जिससे कि प्योर वाटर बनाया जा सके सी वाटर से, सो दैट विल बी ग्रेट. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले तो ये जो सॉल्वेंट का लॉस हो रहा है ना, इसे रोकना पड़ेगा. क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो इस साइड से उस साइड, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड मूव करते जा रहा है. सो पहले तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड मूव ना करे. फिर सोचेंगे कि हम सी वाटर से प्योर वाटर कैसे बना सकते हैं. तो गैस, ओस्मोसिस के बाद अब कॉन्सेप्ट आता है ओस्मोटिक प्रेशर का. ओस्मोसिस के बाद अब कॉन्सेप्ट आता है ओस्मोटिक प्रेशर का. ठीक है. तो आपके पास ये हमारा मॉड्यूल था. इस मॉड्यूल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. On one side of the membrane, pure solvent is present, pure water. And on the other side, solution is present. And what is present actually? Sea water. And obviously, in the sea water, there are some solutes present.
एंड दैट इज सॉल्यूशन साइड। मतलब कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, एंड इन द मिडल वी हैव द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ मैं नहीं चाहता कि जो सॉल्वेंट है ना, वो सॉल्वेंट साइड को छोड़ के सॉल्यूशन साइड पे जाए। अगर मैं ऐसा नहीं चाहता तो वी हैव टू डू समथिंग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हाइड्रोलिक प्रेशर लगाता हूँ। लेट अस अप्लाई द हाइड्रोलिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड। हाइड्रोलिक प्रेशर लगाते हैं पी ऑन द सॉल्यूशन साइड। इसे प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज करेंगे, बीच का गैप इनका कम होगा, और ऐसे प्रेशराइज्ड स्टेट में हो सकता है ये कुछ भी एक्सेप्ट करने से मना कर दे। तो हो क्या रहा है कि अगर मेरा ऑस्मोसिस स्टार्ट हुआ भी, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा हूँ। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता रहेगा ना, ये जो मूवमेंट है सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की, ये रिस्ट्रिक्ट होती रहेगी। मतलब कि अगर मेरी मूवमेंट हो भी रही है, मान लो ये मूवमेंट हो रही है, तो प्रेशर के इंक्रीज होने से थोड़े टाइम के बाद ये मूवमेंट होना बंद हो जाएगा। अगर मेरी मूवमेंट हो भी रही है, तो प्रेशर इंक्रीज होने से थोड़ी देर बाद ये मूवमेंट होना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर मैं प्रेशर इंक्रीज करता रहूंगा और ये साइड प्रेशराइज होती रहेगी, एक ऑपोजिट ड्राइविंग फोर्स काम करेगी। बिकॉज यहाँ भी कुछ प्रेशर होगा, मान लेते हैं PATM, और यहाँ पे मैं अपना प्रेशर लगा रहा हूँ। सो दिस प्रेशर माइनस दिस प्रेशर एक डेल्टा पी काम करेगा, और ये डेल्टा पी इन ओपोजिशन टू कंसंट्रेशन डिफरेंस काम करेगा। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस का जो भी इफेक्ट है, उसको काउंटर करने के लिए हमने एक दूसरी ड्राइविंग फोर्स लगा दी है, जो कि है डेल्टा पी, दैट इज अ प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस क्या करेगी, उस ड्राइविंग फोर्स को काउंटर करेगी और डिफ्यूजन को होने से रोकेगी। और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब अप्लाइड प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा जो डिफ्यूजन है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। मतलब अब फर्दर कोई डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, एक तरह से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है। कोई लेफ्ट से राइट नहीं जा रहा, कोई राइट से लेफ्ट नहीं जा रहा। उस पॉइंट पे जो भी प्रेशर मैंने अप्लाई किया होगा, उसी प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो टू स्टॉप द मूवमेंट, टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ वैल्यूएबल सॉल्वेंट। क्या है सॉल्वेंट? प्योर वाटर। वी विल अप्लाई प्रेशर ऑन द solution side. This will act, this will also act as the driving force that works against diffusion. As we keep on increasing the pressure on the solution side, as we keep on increasing the pressure on the solution side, the movement of solvent from the solution, from the solvent side,
to solution side gets restricted. ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट भी आएगा, ठीक है, जब इतना प्रेशर हो जाएगा कि हमारा जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब इतना प्रेशर अप्लाई हो जाएगा कि हमारा जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का वो पूरी तरह से रुक जाएगा। ए पॉइंट विल कम व्हेन the applied pressure difference when the applied pressure difference is enough to stop the osmosis process, जो osmosis को पूरी तरह रोक देगा। ठीक है, this pressure differential this pressure differential is known as osmotic pressure और osmotic pressure, सिंपली इसे osmotic pressure बुला सकते हैं। अगर प्रेशर डिफरेंशियल की टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है, तो डेल्टा पी। और अगर मैं सिर्फ सॉल्यूशन साइड पे कितना प्रेशर लगाया जिससे वो रुक गई, तो पी। ठीक है, इसमें बस मैंने क्या कर रखा है, डिफरेंस भी लिया है दूसरे साइड के प्रेशर का। यहाँ पे मैं बस उस प्रेशर की बात कर रहा हूँ जो मैंने अप्लाई किया। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है पाई। पाई रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का। पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा था ऑस्मोसिस का, अब हमने कॉन्सेप्ट समझा ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, दोबारा से समझ लेते हैं। हमारा क्या हो रहा था, सॉल्वेंट जो थी वो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पे जा रही थी, और हमें वाटर का लॉस हो रहा था। और वाटर ही हमारे लिए वैल्यूबल है, वाटर ही हमें चाहिए। तुम नहीं चाहते कि वाटर का लॉस हो, तो इस मूवमेंट को रोको। कैसे रोकोगे? कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आपने सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, एक प्रेशर डिफरेंशियल ड्राइविंग फोर्स सेटअप हो गई। और ये ड्राइविंग फोर्स अब दूसरी डायरेक्शन में थी, बिकॉज सॉल्यूशन साइड बिकम्स द हायर प्रेशर साइड एंड सॉल्वेंट साइड बिकम्स द लोअर प्रेशर साइड। तो प्रेशर डिफरेंस सेटअप हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक है कंसंट्रेशन डिफरेंस जो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पे है, एक है प्रेशर डिफरेंस जो सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड पे है। तो ये दोनों आपस में काउंटर करेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इतना प्रेशर अप्लाई हो जाएगा कि ये दोनों ड्राइविंग फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगी, और कोई मूवमेंट नहीं होगी फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। डिफ्यूजन पूरी तरह से रुक जाएगा, और ऐसे प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, या ऐसे प्रेशर डिफरेंशियल को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंशियल। सो we have seen that the solvent is moving from the solvent side to the solution side. We don't want that because there is a loss of pure water. So in order to save it, we have applied a pressure on the solution side, and due to this pressure, a pressure differential gets set up, a pressure driving force gets set up in the opposite direction to that of diffusion, that is from the solution side to the solvent side. Due to this pressure differential, what happens? The movement gets restricted, because this pressure difference driving force restricts the movement of the solvent to pass through the
semi-permeable membrane from the solvent side to the solution side. And a point will come when we keep on increasing the pressure. A point will come when the pressure differential driving force exactly counterbalance the concentration difference driving force. And at that point, there is no movement of the solvent from the solvent side to the solution side. And that point of pressure applied is known as the osmotic pressure. So we understood the osmosis and we understood the osmotic pressure. Now we are all set to understand the concept of रिवर्स osmosis, जिसके नाम से हमने आज का लेक्चर भी रखा हुआ है, रिवर्स osmosis. ठीक है, अब हम रिवर्स osmosis के बारे में बात कर सकते हैं. So there is a semi permeable membrane, guys. It's a semi permeable membrane having pores which are very small in size, almost zero point 0.1 nanometer. On the left hand side of the semi permeable membrane, we have the pure water, that you can call it as the solvent side. On the right hand side of the membrane, we have the sea water. Obviously, the sea water doesn't contain the solvent only, it also contains some salt particles, some dissolved salts in it. Now, already we have applied the enough pressure differential to stop the osmosis process. So there is no osmosis taking place. There is no osmosis taking place because already we are at the osmotic pressure. Okay. Now what happened, guys? If you put a pressure on the solution side, which is more than the osmotic pressure, अगर हम सॉल्यूशन साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो क्या होगा? उस केस में जो प्रेशर डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स है, वो ना सिर्फ काउंटर बैलेंस करेगी कंसंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स को, बल्कि सरपास कर जाएगी और नेट ड्राइविंग फोर्स सिस्टम के अंदर आ जाएगी फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड टू द सॉल्वेंट साइड. दिस इज योर सॉल्यूशन साइड एंड दिस इज योर सॉल्वेंट साइड. तो जब हमारा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा लगेगा, so driving force will come alive again, but this time it is the pressure difference driving force which is from the solution side to the solvent side. And ये जो ड्राइविंग फोर्स होगी, ये ड्राइव करेगी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूट तो पास कर नहीं सकते, तो ये ड्राइव करेगी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. बिकॉज कोई भी चीज होगी ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाना पसंद करेगी, तो सॉल्वेंट भी जल्दी से चाहेगी कि भागो यहां से, और भागने के लिए सेमी परमेबल बैरियर है, वो सॉल्वेंट को अलाउ तो कर ही रहा है. तो सॉल्वेंट क्या करेगी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रास्ते से सॉल्यूशन साइड को छोड़ के सॉल्वेंट साइड में जाना शुरू कर देगी. मतलब कि जो प्योर वाटर है, ये सी वाटर को छोड़कर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे कि प्योर सॉल्वेंट अवेलेबल है, वहां पर आना शुरू कर देगा. जी हाँ, ये शुरू हो चुका है. ओके. तो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये ऑस्मोसिस के तो उलट है ना, ऑस्मोसिस का तो उल्टा हो रहा है ना इसमें, इसीलिए इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ फिनोमिना in which the solvent from the solution side
moves through the semi-permeable membrane to reach onto the solvent side. Okay. In the presence of enough pressure difference that drives the process. तो आज आपको समझ में आ गया कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है. If we apply pressure greater than the osmotic pressure, greater than the osmotic pressure. If we apply a pressure greater than the osmotic pressure on the solvent side, not solvent, sorry, on the solution side. If we apply a pressure greater than the osmotic pressure on the solution side, then due to the pressure difference driving force, due to the pressure difference driving force, solvent from the solution side moves towards the solvent side. This movement is exactly opposite to what we observed in the osmosis. That's why this process is known as reverse osmosis. इसलिए इसे बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस. तो गाइस आज आप रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब कि आरओ जो आप सबके घरों में लगा हुआ है, अब वो समझ गए हो कि इन द केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस वी अप्लाई a pressure differential greater than the osmotic pressure differential such that the solvent from the solution side moves through the semi-permeable membrane towards the solvent side. और ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो solvent साइड का solvent है वो बढ़ता रहेगा अमाउंट में, और जो दूसरी तरफ solution साइड का solvent है वो घटता रहेगा. एंड यही तो हम चाहते हैं कि हमारा जो solvent साइड का solvent है वो बढ़ता रहे और solution साइड का solvent घटता रहे. ठीक है, so that is what we want. So this is reverse osmosis. So reverse osmosis, or you can say RO, is defined as a process in which higher pressure differential कितना higher, greater than the osmotic pressure. Higher pressure differential is applied on the solution side
which forces the solvent of the solution side to pass through the semi-permeable membrane and reaches the solvent side. In this way, pure water can be produced from the sea water, और सी वाटर के जैसा ही होता है ब्रैकिश वाटर, जिसमें डिसोल्ड सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो सी वाटर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, होता वैसा ही है। तो इसे हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये हमारी फिनोमिना हो गई रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो गाइस, सबसे पहले हमने समझा ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस के अंदर सोलवेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पे सोलवेंट का मूवमेंट होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस है, जो कि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है। बट ये हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, इसलिए इसे रोकने के लिए हमने सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर डिफरेंशियल लगाया, एक दूसरी ड्राइविंग फोर्स लेकर आए पिक्चर के अंदर, जिसने कंसंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स को बैलेंस आउट करने का काम किया। और जैसे ही कंसंट्रेशन डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स बैलेंस आउट हुई, तो फिर हमें एक स्टैंड स्टिल देखने को मिला, मतलब कि अब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो उस पॉइंट को हमने बोल दिया ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो फिर हमने देखा कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड पे मूव कर रहा है। तो गाइस, इसी को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में गाइस, हमने जिस ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की थी, मतलब वो बहुत जरूरी है। मतलब हमें ये पता होना तो बहुत जरूरी है ना कि किससे ज्यादा लगाना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन होती है वॉन थूफ इक्वेशन से। और वॉन थूफ इक्वेशन गैस इक्वेशन से ही आती है। हम सबको पता है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। तो पी इज इक्वल्स टू एन बाय वी आर टी होगा। और पी हमारे लिए इस केस में पाई है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है। एन बाई वी को बोलते हैं सी, मोलैरिटी बोल दो या फिर कंसंट्रेशन बोल दो, आर टी। सो पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। दिस इज द वे टू सोल्व द ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज द वे टू सोल्व द ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे सी क्या है? वेयर पाई रिप्रेजेंट्स पाई रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड सी रिप्रेजेंट्स concentration of solute in the solution site। ठीक, क्या होगा? सी होगा concentration of the solute on the solution side। पाई इक्वल्स टू सी आर टी। हालांकि इसके आगे एक वॉन टू फैक्टर भी लगता है, आई भी लगता है। एक्चुअल फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। बिकॉज अभी वहां तक नहीं जाएंगे, बिकॉज हम यहाँ पे केमिस्ट्री डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ, बट बाद में आपको लिखवा दूंगा कि आई भी आता है और आई की वैल्यू क्या हो सकती है। फिलहाल ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना ज्यादा जरूरी है। सो पाई इज इक्वल टू सी आर टी।
दिस इज द वे टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो गाइस जरा सोचो कि हमारा जो अप्लाइड प्रेशर डिफरेंशियल है, अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंशियल से ज्यादा होगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस तो होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। बट ये अप्लाइड प्रेशर डिफरेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा? परमिएट देखने को मिलेगा। परमिएट किसे बोलते हैं? जो स्ट्रीम मेम्ब्रेन से पास कर जाती है उसे बोलते हैं परमिएट, और जो मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाती उसे बोलते हैं रिटेंटेट। तो जो परमिएट है उसका फ्लो रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जितना ज्यादा डेल्टा पी होगा उतना ज्यादा हमारे जो सॉल्वेंट है उसका फ्लक्स भी होगा, वेयर जेवी इज द फ्लक्स ऑफ द सॉल्वेंट, या फिर इसे हम परमिएट भी बुला सकते हैं अगर हम मेम्ब्रेन के टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो। गाइस इसी तरह हम जानते हैं कि जो पाई इज इक्वल टू सी आर टी है, तो पाई टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो पाई भी राइज करेगा, और अगर पाई राइज करेगा तो जो ड्राइविंग फोर्स है रिवर्स ऑस्मोसिस की, ड्राइविंग फोर्स क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस की? ड्राइविंग फोर्स है डेल्टा पी माइनस डेल्टा पाई। तो जो ड्राइविंग फोर्स है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा और पी उतना ही है जितना था, मैंने पी चेंज नहीं किया, तो ड्राइविंग फोर्स डिक्रीज करेगी। अगर ड्राइविंग फोर्स डिक्रीज करेगी तो फिर हमारा जो फ्लक्स है वो भी डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली हमारा जो फ्लक्स है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारा जो फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा। बट अगर मैं एक और रिलेशन की बात करूं तो एक और रिलेशन यहां पर आ जाता है विस्कोसिटी का। जो विस्कोसिटी होती है ना लिक्विड्स की, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो विस्कोसिटी वाट पे वहां पे कम हो जाएगी, और अगर विस्कोसिटी कम हो गई तो इससे हमारा जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो आराम से होने लगेगा। इसका मतलब हमारा जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर एक तरफ तो हमारे फ्लक्स को कम कर रहा है बाय द इंक्रीज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, और दूसरी तरफ विस्कोसिटी वाले फैक्टर की वजह से हमारे फ्लक्स को इंक्रीज भी कर रहा है। तो यहाँ पर एक हमें वैल्यू सेट करनी पड़ेगी बार बार कैलकुलेशन करके कि किस वैल्यू पे हमें अपना फ्लक्स भी मिल रहा है और ड्राइविंग फोर्स भी बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही। तो दैट इज ए टॉपिक ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट, क्योंकि आप जानते हो कि पाई सी के भी प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस होगा सोलवेंट सॉल्यूशन से सोलवेंट की तरफ जाएगी, तो सॉल्यूशन के अंदर तो सोलवेंट कम हो जाएगी ना, और सॉल्यूशन के अंदर अगर सोलवेंट कम हो जाएगी तो रिलेटिवली सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगी। बिकॉज पहले सोलवेंट जितना था, अब उसका अगर 25% भी चला गया तो बचा तो सिर्फ 75% ना। तो रिलेटिवली सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब जैसे जैसे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ी वैसे ही मेरा पाई बढ़ गया, और अगर पाई बढ़ गया तो जो मेरी ड्राइविंग फोर्स थी रिवर्स ऑस्मोसिस की वो कम हो जाएगी, और अगर वो कम हो जाएगी तो मेरा फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें डेल्टा पी भी प्रोपोर्शनली बढ़ाते रहना पड़ता है, जिससे कि ये जो डेल्टा पी माइनस डेल्टा पाई है ये कांस्टेंट आए, और अगर ये कांस्टेंट आएगा तभी मेरा फ्लक्स कांस्टेंट आएगा। तो जैसे एमओ में नहीं पढ़ते थे, कांस्टेंट रेट प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो ऊपर वाली हो गई एक तरह से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जहां पे मैं प्रेशर इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने से सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, इसके बढ़ने से ड्राइविंग फोर्स कम हो रही है और फ्लक्स कम होता जा रहा है।
ये तो हो गई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। बट अगर मैं प्रेशर भी साथ साथ बढ़ा रहा हूँ, सच दैट कि ये जो प्रेशर डिफरेंशियल है इसको कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है, तो मुझे फ्लक्स भी कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है। सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द ऑपरेटिंग पैरामीटर्स। और ये ऑपरेटिंग पैरामीटर्स का जो डिस्कशन है, ये मैंने आपके लिए लिखा भी हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड कर रखा है, तो डोंट वरी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वाटर फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर डिफरेंस। ठीक है। एज द प्रेशर डिफरेंशियल इंक्रीजेस, सॉल्वेंट मूवमेंट फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट साइड ऑल्सो इंक्रीजेस। डेल्टा भी बढ़ेगा, ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा। टेम्परेचर वाला पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ है कि लिक्विड वाटर विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयरफॉर मूवमेंट इंक्रीजेस। बट ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो it means with the increase in the temperature osmotic pressure increases and hence pressure differential decreases। और प्रेशर डिफरेंशियल डिक्रीज करने से क्या होगा, मूवमेंट कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें टेम्परेचर बड़े सोच समझ के यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फिर सोल्यूट कंसंट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि परमिएट फ्लक्स कम हो जाएगा अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब यहाँ पे मैंने एक एक दो दो लाइन में लिखा हुआ, बट आपको समझाते टाइम मैंने पूरा डिटेल में समझाया, तो जो भी मैंने उस समय बोला होगा आप वो लिख लेना। और मेम्ब्रेन पैकिंग डेंसिटी। ठीक है। मेम्ब्रेन पैकिंग डेंसिटी बेसिकली कितना एरिया मेम्ब्रेन ऑक्यूपाई कर रही है। तो मेम्ब्रेन अगर ज्यादा से ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, उसके अंदर पोर्स ज्यादा से ज्यादा है, तो सॉल्वेंट को पास होने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा। और ज्यादा एरिया अगर मिलेगा तो अल्टीमेटली जो मूवमेंट है वो मेरी बढ़ जाएगी। तभी लिखा हुआ है हायर वैल्यू ऑफ मेम्ब्रेन पैकिंग डेंसिटी हायर विल बी दी ओवरऑल फ्लो थ्रू द सिस्टम। ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपसे गेट में पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क में, 2 मार्क में। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड कर रखे हैं। मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द concentration। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो इफ द आयन डिसोशिएट्स, जैसे कि NaCl का आपने 1 मोल डाला सॉल्यूशन में, वो डिसोशिएट हो जाएगा किसमें, Na+ और Cl- में। 1 मोल के 2 मोल बन गए, तो ऐसे में द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर देन 1। ठीक है। और इन द केस ऑफ एसोसिएशन, मान लो आपने बेंजीन के सॉल्यूशन में 2 मोल्स एसिटिक एसिड के डाले, बेंजीन के अंदर एसिटिक एसिड डाइमराइज कर जाएगा और उन 2 मोल का 1 मोल बन जाएगा। इसे बोलते हैं एसोसिएशन। इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस देन 1। So if no association or dissociation takes place, then the value of the colligative property remains the same। तो बेसिकली हमारा जो पाई होता है वो होता है ICRT। सो आई की वैल्यू होगी 1 इफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक प्लेस। आई की वैल्यू होगी मोर देन 1 इफ डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, एंड आई की वैल्यू होगी लेस देन 1 इफ एसोसिएशन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, इन NaCl जब जाएगा वाटर में, तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो ऐसे में पाई बन जाएगा 2CRT। ठीक है। क्या केस है, डिसोसिएशन का। और इसी तरह अगर एसिटिक एसिड की बात करें, वो जाएंगे बेंजीन में,
तो डाइमराइज हो जाएगा। और डाइमराइज होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू सी आर टी। बट अगर बात करें शुगर की, तो शुगर ना तो डिसोशिएट होती है ना एसोसिएट होती है, तो उसके केस में आई की वैल्यू 1 ही रहने वाली है। ये मे भी तुम्हें ना दिख रहा हो, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, कि शुगर ना तो एसोसिएट हो रही है ना डिसोशिएट हो रही है, इसलिए पाई की वैल्यू उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, दैट इज सी आर टी। नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस। So colligative property must be multiplied with CRT in order to calculate the value of the osmotic pressure. ठीक है? For the reverse osmotic system to produce product, a minimum pressure to overcome the natural osmotic pressure of the water must be applied to the membrane. Obviously, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। RO क्या होती है? It's a pressure driven process. Therefore, energy is not required, heat is not required, no solvent, no adsorbents are needed. गाइस, अगर मैं प्रेशर डिफरेंशियल की बात करूं, तो प्रेशर डिफरेंशियल जो हमें चाहिए होता है, प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं, हम 100 बार और मे बी ग्रेटर तक का प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दी प्योर वाटर। तो वेरी वेरी हाई प्रेशर। इनहेरेंटली सिंपल टू डिजाइन एंड ऑपरेट, डिजाइन करना सिंपल, ऑपरेट करना आसान है। कैन बी यूज्ड इन हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब आधा पार्ट आरओ से कर लिया और आधा पार्ट बाकी किसी दूसरे यूनिट ऑपरेशन से, दैट में भी डिस्टिलेशन एक्सट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। किससे बनती है आरओ मेम्ब्रेन? पोलियमाइड से और पॉलीयूरिथेन से। इन दो से बनाई जाती है क्योंकि दोनों के वाटर फ्लक्स हाई होते हैं टिपिकली। सेलुलोज एसीटेट भी यूज होता है आरओ बनाने में, बट उनकी डिसएडवांटेज ये है कि वो 60 डिग्री से नीचे नीचे यूज करना पड़ता है, क्योंकि 60 डिग्री के ऊपर ये डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है। और उसके बाद आरओ बनाने के लिए जो मेम्ब्रेन यूज होती है वो जनरली एसिमेट्रिक या कंपोजिट मेम्ब्रेन यूज होती है। मतलब कि आरओ में जो साइज चाहिए मुझे पोर्स का, उस साइज की एक थिन लेयर में फैब्रिकेट करूंगा, डिजाइन करूंगा, और उस थिन लेयर को किसी दूसरे मेम्ब्रेन बेस के ऊपर लगा दूंगा। अब बेस में पोर्स का साइज वैसा हो या ना हो, या बड़ा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर जो टॉप है उसके ऊपर स्किन लेयर लगी हुई है जिसमें पोर्स का साइज 0.1 नैनोमीटर है। तो होगा क्या कि चाहे कोई भी पास करे, हमें स्किन लेयर में से पास करवाना है। तो स्किन लेयर के थ्रू जब पास करेगा, तो ऑब्वियसली तभी पास कर पाएगा जब उसका साइज पोर के साइज से छोटा हो। So instead of synthesizing the whole membrane, we synthesize a skin and put it on the membrane top. That becomes asymmetric membrane. Hmm. And if the skin layer and the membrane base are of different material, then that is known as composite membrane. तो वो मेरा मेम्ब्रेन का लेक्चर मैंने ले रखा है ऑलरेडी यूट्यूब पे, वहां पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि एसिमेट्रिक और कंपोजिट क्या होती है। ठीक है। ड्राइविंग फोर्स जैसे कि मैंने बताया 30 बार से 100 बार होती है, और मे बी 100 बार से ज्यादा भी हो सकती है। मैकेनिज्म डिफ्यूजन होता है। रिटेंटेट जो बच जाता है, मतलब मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ जो सोल्यूट बच जाता है, वो जनरली 1 से 10 एंगस्ट्रॉम के साइज का होता है। एसिमेट्रिक और स्किन मेम्ब्रेन यूज करते हैं। और गाइस, स्पाइरल बाउंड मेम्ब्रेन मॉड्यूल ज्यादा यूज किया जाता है आरओ के लिए, जबकि होलो फाइबर मेम्ब्रेन मॉड्यूल कम यूज किया जाता है। 25% केसेस में होलो फाइबर मेम्ब्रेन मॉड्यूल और 75% केसेस में स्पाइरल बाउंड मेम्ब्रेन मॉड्यूल। अगर आपको ये जानना है दोनों क्या होते हैं, जस्ट यूट्यूब पे सर्च करना मेम्ब्रेन मॉड्यूल्स या मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेसेस बाय अंकुर बंसल सर, आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैंने मेम्ब्रेन के ऊपर 5 से 6 लेक्चर्स ले रखे हैं जिसमें मेरे पूरी मेम्ब्रेन एक्सप्लेन की हुई है। तो मस्ट गो थ्रू ऑल दोज लेक्चर्स। सो गाइस, ये था आरओ का डिस्कशन।
आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सो गाइस, ये हमारे 2023 के रैंकर्स है। और अगर आप भी अपनी फोटो यहाँ देखना चाहते हो ना, तो आपको भी इन्हीं की तरह मेहनत करनी होगी, और जैसा मैंने गाइडेंस दिया है वैसा गाइडेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। गाइडेंस के लगभग सारे लेक्चर्स इस चैनल पे अवेलेबल है। आप उन लेक्चर्स को जरूर देखो, चाहे वो लास्ट 5 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो या बाकी लेक्चर्स हो। बाकी थर्सडे को जनरली मेरा एक मैसेज आता है, थर्सडे मैसेज के नाम से, थर्सडे मैसेज बाय अंकुर बंसल सर, जो कि 15 दिन में एक बार आ जाता है। तो उसको जरूर सुनो। और अगर मुझसे बात करनी है आपको और अपने डाउट्स सॉर्ट आउट करने हैं, शेड्यूल बनवाना है, स्ट्रेटेजी पूछनी है, तो हर वीक मैं एक डायलॉग सेशन लेता हूँ अनअकैडमी स्पेशल क्लास में। तो वहां पर आकर आप मुझसे बात कर सकते हो वन ऑन वन थ्रू द रेज ए हैंड, और मैं आपके सारे डाउट्स को वहां पे सोल्व करूंगा। ठीक है। एंड गाइस, ये कॉम्बैट होने वाला है 24 सितंबर को। तो ये कॉम्बैट आप जरूर देना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आपकी जो भी गेट की रजिस्ट्रेशन फी होगी वो आप रिफंड करवा सकते हो अगर टॉप 1000 रैंकर्स में आप अपनी जगह बना लेते हो तो। एंड अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आपको प्लस पे आना पड़ेगा, बिकॉज मेरा जो कंटेंट है वो प्रीमियम कंटेंट है, जनरली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। आपने देखा ही अभी कि आरओ के अंदर आपने किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को सीखा, लर्न किया। सो लाइकवाइज सारा का सारा मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, आईपीसी, मैकेनिकल ऑपरेशन, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स एंड केमिकल टेक्नोलॉजी अनअकैडमी पर अवेलेबल है प्लस क्लासेस में। यूट्यूब पर या स्पेशल क्लासेस मेरा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो जब आप प्लस पे आते हो तो आपको ये सारे सब्जेक्ट मुझसे करने हैं, सो दैट आप इन सब सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंट फील कर पाओ और गेट में आसानी से इन सब सब्जेक्ट्स में स्कोर कर पाओ। I am the number one educator on the Unacademy Plus, and the student calls me the guru of the unit operations. तो गाइस, ये बैचेस हैं हमारे जो 15 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं। इन बैचेस में मैं अक्टूबर से हीट ट्रांसफर ऑपरेशन एंड आईपीसी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप जरूर इन बैचेस में ज्वाइन हो जाइए ताकि आप आईपीसी और एसटीओ को कर पाओ। बाकी अगर आप डेली स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हो तो बिल्कुल हमारी ऐप पर आकर आप दे सकते हो। और अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे, और मेरी प्रोफाइल में जाकर स्पेशल क्लासेस को देख सकते हो, या फिर इस बार कोड को भी स्कैन कर सकते हो। अगर आपको गेट के सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। और अगर आप पूरा पेमेंट एक साथ नहीं कर सकते तो फिर आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी ईएमआई भी करवा सकते हो। गाइस, इसी तरह मैं आपके लिए लेक्चर्स लेकर आता रहूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि और किस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए। मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए अगला लेक्चर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।